शुरू करते हैं। पहले तो आपके अगर कोई डाउट है हेलोकेन हेलो एरिन्स में, हेलोकेन हेलो एरिन्स में मैंने जो करा दिया है, और अल्कोहल फिनॉल ईथर में कोई डाउट है तो जरा मुझे मैसेज करेंगे। इस दो चैप्टर में कोई डाउट है तो जरा मुझे मैसेज करेंगे। कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन जो आपसे लग रहा है आपने किया लेकिन हो नहीं पा रहा है, इस दो टॉपिक में आपको कोई लग रहा है जो डाउट है तो जरा मुझे जरा व्हाट्सअप जल्दी से करेंगे। ये दो चैप्टर मैंने आपको अच्छे से करा दिया है ड्यूरिंग इधर 3-4 क्लासों में। तो आपको इसमें अगर कोई एनसीईआरटी में डाउट है जो लग रहा है आप एनसीईआरटी नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं उसको कर दूंगा। इस दो टॉपिकों में डाउट है तो जरा देख लें एनसीईआरटी में। 2 मिनट में वेट कर रहा हूँ, अच्छे से देख लो कि क्वेश्चन कोई लग रहा है एनसीईआरटी का, कोई इन टेक्स्ट क्वेश्चन लग रहा है एनसीईआरटी में, कोई लग रहा है कि कोई थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रही है, दोबारा एक बार मुझे समझाना चाहिए, बोलना चाहिए, तो आप बोलेंगे मैं उसे कर दूंगा। इधर से कोई टॉपिक जो आपको लग रहा है कि मुझे करना चाहिए आप मुझे बताएं, उसे मैं कर दूंगा। फिर इसके बाद जो है हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की ओर आज आगे बढ़ेंगे। इनमें कोई टॉपिक में जो आपको लग रहा है डाउट है तो जरा मुझे बताएंगे, और डाउट नहीं है तो जरा मैसेज ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे नो डाउट। इन दो चैप्टरों में कोई डाउट है तो देख लीजिए, आप डाउट फॉरवर्ड करेंगे, अदरवाइज इनमें कोई डाउट नहीं है। ये दो चैप्टर हमने अच्छे से करवा दिया है तो ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड करेंगे नो डाउट। कोई फोर्स नहीं, नो डाउट लिखना है। आप आराम से देख लीजिए, अगर दो टॉपिकों में कोई डाउट लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो बायोमोलिक्यूल्स करते हैं। आज बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, मुझे लगता है आज ही हम पूरा बायोमोलिक्यूल समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है बायोमोलिक्यूल्स के फर्दर आगे बढ़ेंगे, अमाइन साइनाइड करेंगे, लास्ट में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन हम लोग लास्ट में करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा रिएक्शन याद करना है हमें, तो इसलिए इसको हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, जैसे क्रॉस एल्डोल, एल्डोल, इस तरीके से करके बहुत सारे रिएक्शंस लिखे होंगे, तो इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलते हैं बायोमोलिक्यूल्स की ओर, जरा देखें। मैं बस एकदम शुरू समझाऊंगा, जरा सा देखना प्लीज आप लोग, ठीक है। कोई डाउट होगा मुझे बताना। एनसीईआरटी पे हम लोग करेंगे, बोर्ड लेवल सीबीएसई के सारे टॉपिक को करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली हमें इस पूरे चैप्टर में 3 टॉपिक पढ़ना है। एक का नाम है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे टॉपिक का नाम है एमिनो एसिड, दूसरे टॉपिक का नाम है एमिनो एसिड, और जो थर्ड टॉपिक हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड। ये मेनली ज्यादातर ये टॉपिक्स आएंगे। और थर्ड टॉपिक जो थी उसका नाम था विटामिन, लेकिन इसको अब हटा लिया है गवर्नमेंट ने। तो अभी मैंने आपको समझाया है कि पहले हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक है। रेसिडुअल टॉपिक को हम लोग पहले थोड़ा करेंगे जो एनसीईआरटी में है, और जो रिमूव हो गया है सिलेबस, जो भी सिलेबस से अगर हटा दिया गवर्नमेंट ने, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, जो हमारे काम का नहीं है। जिसको गवर्नमेंट ने हटा दिया इसको हम लोग देखेंगे लास्ट में। और ये बिल्कुल हम लोग, मैं जब बोलूंगा एनसीईआरटी में टॉपिक काम का नहीं है तो आप पेंसिल से वहीं पे कट कर लेना, ताकि पढ़ते टाइम हमें पता चले कि हमें कितना पढ़ना है और कितना हमें छोड़ देना है। तो अभी हम फिलहाल कार्बोहाइड्रेट से जरा शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जरा देखते हैं क्या है, क्या देखना है। कार्बोहाइड्रेट एक बेसिकली कुछ नहीं है, ये मैं आसान शब्दों में बोलूंगा, ये CXHY और OZ है। एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है जिसमें लिखा हुआ है CXHYOZ। अदर वर्ड में मैं बोलूं तो CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर, जैसा ये बोर्ड पे देखें, ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे बुक्स में लिखा हुआ सनलाइट, और क्लास 9th 10th 8 हम पढ़ते पढ़ते आते हैं, ये बना लेता है ग्लूकोज इस तरीके से, प्लस O2 यहाँ से बाहर निकल जाता है।
ये जो मॉलिक्यूल हमने बनाया ना यही कार्बोहाइड्रेट है। जब इसका हम रेशियो देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है C6H5 और OZ मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। यही जो रेशियो है इसी का नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मैंने बता दिया क्या है, कुछ नहीं है, CO2 और वाटर मिक्स होने से CO2 का मतलब ये हुआ जो भी हमारे ट्री हैं या कह लो जो भी हमारे इस तरीके से प्लांट वगैरह हैं वो CO2 लेते हैं और O2 फर्निश करते हैं। बेसिकली फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस का नाम है और इसी का नाम उन्होंने कार्बोहाइड्रेट वगैरह रखा है। जो ग्लूकोज ये बना हुआ प्रोडक्ट है इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट्स के हम लोग क्लासिफिकेशन जरा वगैरह देखने वाले हैं, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे तो जैसे पहला लिखा होगा बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ जरा देखें, फर्स्ट लिखा होगा बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल। मैं ये समझाने के बाद भी बताऊंगा आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर हम ये देखें इसके हिसाब से हम देखें तो सबसे पहला जैसे लिखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। थोड़ा यहाँ जरा देखेंगे प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, सपोज दैट एक हमारे पास कंटेनर है और यहाँ पे कोई वाटर यहाँ पे हमने लिया हुआ है। जैसे ही इसमें एक हमने कार्बोहाइड्रेट डाला, कार्बोहाइड्रेट का नाम अभी पता नहीं अपने को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हम इसमें डालेंगे, डालने के बाद अगर ये मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट 1 यूनिट में आ जाए, सिंपलेस्ट 1 यूनिट में आ जाए तो इसको हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड है। ये मोनोसैकेराइड इसका नाम है। इसको डालने के बाद अगर ये 2 पार्ट में, ये 2 यूनिट में ब्रेक कर जाता है, दैट इज एक्स और वाई में इस तरीके से ब्रेक कर जाता है तो इसको हम बोलेंगे डाइसैकेराइड है। इसी तरीके से ये 3 पार्ट में टूटता होगा तो हम बोलेंगे ट्राइसैकेराइड है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट को जैसे हमने वाटर में लिया और हाइड्रोलाइज होकर 4 पार्ट में ब्रेक कर जाएगा बोलेंगे हम टेट्रासैकेराइड है। 5 तो पेंटासैकेराइड है। इस तरीके से 2 to 10 यूनिट्स को, इस तरीके से 2 to 10 यूनिट को, इस तरह बुक्स में लिखा हुआ 2 to 9 या 2 to 10 यूनिट को हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं हम? ओलिगोसैकेराइड। इस तरीके से नाम है बस, ओलिगोसैकेराइड। और इसको ब्रेक करने के बाद ये n यूनिट में ब्रेक कर जाए, यहाँ n हमने लिखा है, n यूनिट में अगर ब्रेक कर जाए तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। इसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहां से देखो पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स थोड़ा हमें याद रखना है। ऐसे कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, अब तो ऑब्जेक्टिव आता है तो जानते हैं। एग्जांपल ऐसा आएगा, इनमें से कौन सा एग्जांपल ओलिगोसैकेराइड का है, इनमें से कौन सा एग्जांपल पॉलीसैकेराइड का है, ये ज्यादातर क्वेश्चन आएगा। तो जितने एग्जांपल्स हैं उसको जरा ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जांपल्स बताऊं आपको, एमाइलोज, एमाइलोपैक्टिन, स्टार्च, ये सब जो होंगे पॉलीसैकेराइड्स में होंगे। ओलिगोसैकेराइड में अल्फा डी ग्लूकोज या ग्लूकोज, इस तरीके से फ्रुक्टोज, ये सब कैसे हैं? ओलिगोसैकेराइड। सेकंड बात एक इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे कोर्स में जो एनसीईआरटी में है वो ये वाला पोर्शन है, कौन सा है? 2 यूनिट वाला है। और 2 यूनिट का नाम हमारे कोर्स में क्या लिखा हुआ है? डाइसैकेराइड। तो पहले जरा मैं वर्ड डिफाइन कर दूं। मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट यूनिट में हाइड्रोलाइसिस के बाद 1 पार्ट में ब्रेक करे तो मोनोसैकेराइड, जो हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है। डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, इस तरीके जो भी नाम लिखे हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट वाटर में जाके 2 यूनिट में ब्रेक होगा डाइसैकेराइड, 3 यूनिट में ब्रेक होगा ट्राइसैकेराइड, 4 में टेट्रासैकेराइड। तो 2 to 10 यूनिट्स को नाम रखा हुआ ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड में भी हमारे कोर्स में केवल 2 यूनिट वाला है। कौन सा है? 2 यूनिट के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में 2 यूनिट के बारे में बहुत बार लिखा होगा। फिर पॉलीसैकेराइड है जिसको हमने n टाइम्स में ब्रेक किया होगा, ये अपने आप ही n टाइम्स वाटर में जाकर ब्रेक होगा, इसका नाम है पॉलीसैकेराइड। उम्मीद करता हूं समझा पा रहा हूं। फिर हमने बोला है कि यहां तक में इंपॉर्टेंट बात ये है, मैंने आपको समझाया है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा एग्जांपल पॉलीसैकेराइड्स का है, इनमें से कौन सा एग्जांपल ओलिगोसैकेराइड्स के। ये थोड़े एग्जांपल्स आपके दिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोनोसैकेराइड्स जरा हम देखते हैं। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, आपको एनसीईआरटी में देखना है, मैं जरा यहाँ समझाते हुए चलूंगा। मोनोसैकेराइड्स के बारे में आपको मैंने समझाया कि इसको वाटर में हमने जब डाला, हाइड्रोलाइसिस जब इसका हमने किया तो हमने बोला कि सर ये 1 यूनिट में ब्रेक करेगा, इस तरीके से 1 यूनिट के बारे में इसमें ब्रेक करेगा। अब जरा देखो इसमें क्या है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, यहाँ थोड़ा देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। जब हमने पहली बार ये कंपाउंड रिसर्च किया था, जिस कंपाउंड की वजह से इसका नाम लिखते हैं, तो हमें पता है कि डी और एल नाम लिखते हैं। जरा यहाँ देखना है, जितने भी मॉलिक्यूल डीएल हैं, ये डीएल किसके लिए हम डिफाइन करते हैं? एक तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, दूसरा एमिनो एसिड्स के लिए हम करते हैं। डीएल क्या, जरा अगर बोलता हूँ, डीएल एक आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। आइसोमेरिज्म का एक कह सकते हैं एक तरीके का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। इसका नाम हमने आइसोमेरिज्म में देखा है, इसका नाम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। ये बेसिकली क्या करता है, डीएल क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का और एमिनो एसिड का नाम डिसाइड करता है। ठीक है, जिस कंपाउंड पे, जरा ध्यान सुनना है, जिस कंपाउंड पे पहली बार कार्बोहाइड्रेट में रिसर्च किया गया था वो कंपाउंड ये है। जरा प्लीज यहाँ देखना है सबको। यहाँ पे इसको थोड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे O, C और H हमने लिख दिया, जिसको आसान शब्दों में CHO लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है CH, OH और यहाँ लिखा हुआ है CH, इस तरीके से लिखा होगा। CH3 लिख लेते हैं थोड़ा इसको, या CH2OH लिख लेते हैं। थोड़ा यहाँ देखना सबको, ये क्या लिखा हुआ है? CHO
इसको थोड़ा सा अगर मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं इस पूरे लाइन को, तो ऐसा लिखा हुआ है, देखो सी डबल बॉन्ड OH जो एल्डिहाइड है, इस सी के पास एक OH यहाँ लिखा हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है CH2OH। सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके बारे में थोड़ा हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, इस मॉलिक्यूल का नाम गिल्सरल्डिहाइड है। गिल्सरल्डिहाइड इस मॉलिक्यूल का नाम है, ठीक है। गिल्सरल्डिहाइड इस मॉलिक्यूल का नाम है, जिसे पहली बार रिसर्च किया गया था। गिल्सरल्डिहाइड जो मॉलिक्यूल है, इसमें ये वाला मॉलिक्यूल में ये कार्बन जो है कायरल है, ये मॉलिक्यूल कायरल है। आप देख सकते हैं इसके एक एटम ये है, नीचे एक एटम 2, और ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। इसका नाम गिल्सरल्डिहाइड है। और गिल्सरल्डिहाइड का पहली बार नाम लिखा गया था DL। DL के बारे में हम कैसे लिखते हैं, एक बार जरा मैं रिपीट करूं फास्टली, जिसको आप समझ पाए। सबसे पहला काम है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम अकॉर्डिंग टू IUPAC सीरीज। अकॉर्डिंग टू IUPAC क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सर क्या है, हमने IUPAC के नोट्स में ऐसा पढ़ा है कि COOH, फिर SO3H, CO2ISO एंड सो ऑन। इस सीरीज के हिसाब से जो सबसे टॉप पे रहेगा वो एकदम सीनियर होना चाहिए। इस पूरे ग्रुप में एल्डिहाइड टॉप पे लिखा हमने, क्योंकि एल्डिहाइड हमारा सबसे ज्यादा सीनियर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद एल्डिहाइड के बाद हमने बोला है ऑर्डर लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है 1, फिर हमने देखा 2, और फाइनली यहाँ पे लिखा हुआ 3। ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। जो मॉलिक्यूल कायरल होगा उसी का हम DL लिख सकते हैं, कैपिटल D और कैपिटल। DL का कोई नाम नहीं है, जैसे डेक्स्ट्रोलिवो, ये DL का कोई नाम नहीं है। ये DL हम किसके लिए लिखेंगे, कायरल के लिए। जो पहली बार जिस कंपाउंड पे रिसर्च किया गया उसका नाम है गिल्सरल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बोर्ड में शायद यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका नाम है गिल्सरल्डिहाइड। मुझे गिल्सरल्डिहाइड देख के पता चल रहा है, जरा ध्यान सुनना है, मुझे गिल्सरल्डिहाइड देख के पता चल रहा है कि पहला कार्बोहाइड्रेट जब रिसर्च किया गया था उसका नाम था गिल्सरल्डिहाइड। और इस लाइन को मुझे देख के पता चल रहा है कि गिल्सरल्डिहाइड में पहले इन 3 कार्बन होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, 3 कार्बन होना चाहिए। तो 2 लाइन इंपॉर्टेंट जरा से ये है, देखें ध्यान से। कार्बोहाइड्रेट के केस में, कार्बोहाइड्रेट के केस में जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोनोसेकेराइड। पहले मोनोसेकेराइड में इंपॉर्टेंट बात ये है, थोड़ा देखना है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। मोनोसेकेराइड में इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने N के जगह पे 1 लिया, 2 लिया, तो इसका कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। कोई कंपाउंड मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट इसका नहीं बनेगा, इसका कोई कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे नहीं बनेगा। इसके बाद जैसे ही आपने N की जगह पे 3 लिया, तो पहला कंपाउंड यहाँ पे बना था गिल्सरल्डिहाइड। जरा ध्यान सुनना है, फर्स्ट कंपाउंड क्या बना था, गिल्सरल्डिहाइड। और जब हम गिल्सरल्डिहाइड के पास जाके देखेंगे तो गिल्सरल्डिहाइड पे जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है एल्डिहाइड। क्या नाम है इसमें, एल्डिहाइड। सिंस इसमें एल्डिहाइड है, सिंस इसमें एल्डिहाइड है, तो NCERT में इसका नाम लिखा होगा एल्डोस। क्या लिखा होगा, एल्डोस। और इसका नाम लिखा होगा कीटोस। आप तो जानते हैं एक मॉलिक्यूल है फ्रुक्टोज, उसमें कीटोन मिलता है, इसलिए इसका नाम लिखा होगा कीटोस। जैसे इसका नाम लिखा होगा ट्राइओस लिखा होगा, तो जब ट्राइओस लिखा होगा वो एल्डोस का भी हो सकता है पार्टिसिपेट, और कीटोस का भी हो सकता है। कीटोस का मतलब बस इतना है कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू 3 है, जरा ध्यान सुन लें, नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू 3 है, और उस मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोन हो। क्या हो, कीटोन। जैसे इसका नाम हम लिख रहे थे तो इसका नाम होगा एल्डोट्राइओस, और इसका नाम लिखा होगा कीटोट्राइओस। कीटोट्राइओस का मतलब फंक्शनल ग्रुप कीटोन होना चाहिए, और उसमें 3 कार्बन होने चाहिए, मोनोसेकेराइड होना चाहिए। कैसे पता चला मोनोसेकेराइड है, वाटर में डालने पे वो एक ही पार्ट में ब्रेक करेगा। गिल्सरल्डिहाइड केवल और केवल 1 यूनिट में चेंज होगा, इसलिए ऐसा नाम होगा। सिमिलर, जरा ध्यान सुनना, सिमिलर अगर हमने 4 लिया यहाँ पे, 4 अगर हम लेते हैं N की जगह पे, तो यहाँ पे नाम होगा एल्डोटेट्रोस। यहाँ नाम होगा इसका एल्डोटेट्रोस, और इधर आएंगे तो लिखा होगा कीटोटेट्रोस। फिर जब हम 5 लेंगे तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ एल्डोपेंटोस, यहाँ पे लिखा हुआ कीटोपेंटोस। 6 लेंगे, 6 लेंगे तो नाम लिखा हुआ एल्डोहेक्सोस और कीटोहेक्सोस। ये 2 थोड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर NCERT में ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, आप NCERT में देख लेना, मेरे पास NCERT नहीं है। ये 2 टॉपिक 5 और 6 ही हमारे कोर्स को डिसाइड करते हैं। और थर्ड में गिल्सरल्डिहाइड आपको याद रखना है। कौन सा कंपाउंड याद रखना है, गिल्सरल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है गिल्सरल्डिहाइड, इसको हम याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझा पा रहा हूं। नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा होगा इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जरा प्लीज यहाँ देखो, ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे, सब लोग जरा इधर प्लीज देखेंगे, तो एक कंपाउंड था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है C, जिसको हम थोड़ा ऐसा बना लेते हैं CHOH। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके NCERT में लिखा हुआ नहीं, आप जरा इसे अच्छे से देख लेना। CHOH, फिर लिखा हुआ है CHOH, और यहाँ पे लिखा हुआ है CH2OH। टोटल कार्बन की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 3, और प्लस यहाँ पे 3 6 है। इसको जब हम इधर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमने बनाया CHO, दैट इज एल्डिहाइड। जरा ध्यान से सुनना, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है ये COH, OH, OH, यहाँ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, फिर OH, यहाँ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, यहाँ पे OH, H, और यहाँ पे लिखा हुआ है CH2OH।
मैं 3-4 बातें एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान सुन लो, फिर जब मैं पूछूंगा डाउट है तो बताना, क्योंकि यहाँ से डाउट आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लाइन मैंने बोला है कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर है, जो ट्री प्लांट उन्होंने जनरेट करा तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह बन गया होगा। अब कैसे बना होगा हम धीरे धीरे भी देखने वाले हैं। ग्लूकोज अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके अच्छे से देख लेंगे। फिर इसके बाद हमने बोला है जैसे ही मॉलिक्यूल ग्लूकोज या कोई भी मॉलिक्यूल हमने लिया, ग्लूकोज नाम कैसे पता चला, फ्रुक्टोज नाम कैसे पता चला, या कोई मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये सब कार्बोहाइड्रेट कैसे हम डिसाइड करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया और एक कंटेनर में वाटर लिया, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हमने डाला और केवल सिंपलेस्ट यूनिट में 1 में ब्रेक करेगा तो हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड उसका नाम है। अगर 2 सिंपलेस्ट यूनिट में ब्रेक करता है तो डाइसैकेराइड। तो 2 से लेकर 10 यूनिट में अगर ब्रेक करेगा तो उसका नाम होने का है ओलिगोसैकेराइड। और 10 से ग्रेटर देन होगा, एनसीईआरटी वगैरह में 10 से ग्रेटर देन लिखा होगा तो उसको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड से एग्जांपल याद करना बहुत जरूरी है पहली बार। इसके बाद कैपिटल डी और कैपिटल एल, हम कैपिटल डी और लिखते हैं राइट हैंड साइड में, अगर कार्बोहाइड्रेट में OH लिखे हुए हैं तो लिखने के लिए कंडीशन ये है कि सारे कार्बन एटम वर्टिकल लाइन पे आने चाहिए। अगर कोई कार्बन एटम वर्टिकल लाइन पे नहीं लिखा हुआ है, कोई कार्बन वर्टिकल लाइन पे अलाइन नहीं है, तो हम उसका डीएल नाम नहीं लिख सकते हैं। वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ये भी किसी को पता नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखने के लिए सबसे पहले वर्टिकल लाइन पे सारे कार्बन आने चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू IUPAC, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरी बात, उसके बाद OH अगर राइट में होगा तो लिखेंगे डी और लेफ्ट में होगा तो एल। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट बात अब ये है, जो सबसे पहला हमने कंपाउंड देखा था उसका नाम था ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर और नाम आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हमने बोला कि कार्बन 3 लेके हमने पहला कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट बनाया था। अब कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके से हैं, कीटोस और एल्डोस। एल्डोस मतलब ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जिसमें, ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट जिसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन आ जाए, जैसे यहाँ पे सॉरी एल्डोस दिखाई दे रहा है, एल्डिहाइड दिखा रहा है तो बोलेंगे एल्डोस, और कीटोन दिखाई देगा तो बोलेंगे कीटोस। जैसे ग्लूकोज एक एल्डोस फैमिली से बिलोंग करता है, जबकि कीटोस एक फ्रुक्टोज जो है कीटोस फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद हमने बोला कि नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू 3 है और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो उसको बोलेंगे एल्डोट्राइओस, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन की वैल्यू 3 है तो बोलेंगे जो उसमें नाम लिखा होगा, नाम रखने के बाद जैसे कीटोट्राइओस बोल सकते हैं। 4 होगा तो बोलेंगे एल्डोटेट्रोस, कीटोटेट्रोस। फिर हमने बोला कि 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जांपल को ग्लूकोज को देख के पता चल रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू इसमें 6 है, नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू 6 है, तो इसका बुक्स में नाम लिखा होगा एल्डो, जरा प्लीज यहाँ पे देखना है, हेक्सोस। क्या नाम लिखा हुआ है इसका? एल्डो हेक्सोस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे देख के पता चल रहा है कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल कायरल है, ये चारों कायरल है, और कायरल होने के बाद इसका नंबर ऑफ आइसोमर निकालेंगे, और आइसोमर निकालेंगे तो 2 दी पावर 4 लिखेंगे, जैसे 16 हो जाएगा। 2 दी पावर 4 सर आपने कैसे डिफाइन किया, एक बार दोबारा बोलता हूँ। सिंस आपको पता होगा स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए हम दोनों एंड को देखते हैं, इधर का एंड और इधर का एंड डिफरेंट हमें दिखाई दे रहा है, बाकी सब कुछ कॉमन है। जब टोटल एंड डिफरेंट होता है तो 2 दी पावर हम 4 लिखते हैं, 2 दी पावर n लिखेंगे, और n का मतलब 4 है यहाँ पे, तो 2 दी पावर 4 मतलब कितना हो गया 16। 16 को याद करने के लिए मैंने बोला ये थोड़ा शॉर्टकट हमें याद रखना है, AG यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल, ये लिखा हुआ है AG गूगल, यहाँ पे लिखा पड़ा हुआ है, और इधर साइड में लिखा हुआ है अमित, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। ये लिखा हुआ है एलोस लिखा हुआ है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का नाम है एलोस, ALLOASC। सेकंड का नाम जरा से दिखना है यहाँ पे, ग्लूकोज लिखा हुआ है, सेकंड हम पढ़ने वाले हैं अभी, ग्लूकोज लिखा हुआ है। थर्ड लिखा हुआ है गुलूस, गुलूस। ये लिखा हुआ है ग्लैक्टोज, ये लिखा हुआ है ग्लैक्टोज, हम सब एक एक करके पढ़ने वाले हैं। फिर इधर लिखा हुआ है एल्ट्रोज, जरा ध्यान से देखना है, एल्ट्रोज लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ है मैनूस, आइडोज लिखा हुआ है यहाँ पे, आइडोज, और इधर लिखा हुआ है टैलोस। तो ये हम थोड़ा शॉर्टकट याद रखेंगे, AG गूगल अमित लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है AG गूगल अमित। एक बात इंपॉर्टेंट है, सेकंड जरा ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि ग्लूकोज के नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे, मैंने निकाल के दिखाया है। कैसे पता चला होगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में लास्ट में कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्लास के नोट्स में मैंने वहां भी कराया होगा, वहां पे बच्चे से देख सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स में हमने 16 आइसोमर कैसे निकाला है, और AG गूगल अमित का मतलब क्या होता है हमने वहां पे समझाया। अब सभी बच्चे जरा सा इस एग्जांपल में देखें। इस एग्जांपल में आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल है, जरा यहाँ देखना है, लास्ट का जो कायरल पार्ट है, लास्ट का कायरल पार्ट कौन है? ये है जो लास्ट का कायरल पार्ट है, इसको मैं डार्क थोड़ा बना रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि ये मॉलिक्यूल को कांस्टेंट रखना है, कुछ भी हो जाए इस मॉलिक्यूल को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि ये कायरल है। सर क्यों लास्ट वाले को हमने कांस्टेंट लिया है? आपको याद होगा फर्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन जब हम लास्ट में लेकर आते हैं तो इसके हिसाब से इसका नाम लिखते हैं, इसके हिसाब से इसका हम नाम लिखते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल का नाम था डी एलोस, मैं एक बार जरा बताता हूँ कैसे पता चला, अभी देखो पहले फिलहाल डी एलोस लिखा हुआ है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जरा सभी बच्चे ध्यान से देखें, OH यहाँ पे लिखा हुआ है H, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है H और OH, यहाँ पे लिखा हुआ है OH H, थोड़ा ध्यान से देखना है सबको, OH H और लिखा हुआ है CH2OH। कार्बन की वैल्यू 6 यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
आपको तो मैंने समझाया कि इसको हमेशा कांस्टेंट रखना है। आपको समझ लें कि ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है कि इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और हमें दिखाई दे रहा है सेकंड की पोजीशन बदल गई है। अगर हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और यहाँ आएंगे 1 2 3 हमें दिखाई दे रहा है, तो सेकंड और थर्ड की पोजीशन मतलब यहाँ पे इसकी पोजीशन इस बार बदली हुई है, इस बार इसकी पोजीशन बदली हुई है। तो क्लासरूम लेक्चर नोट्स में जरा सा आप देख लीजिए, जैसे ही एक एक करके यहाँ पे नाम बदलेगा, जैसे हमने पहली बार में सबको कांस्टेंट रखा तो एज इट इज ये रहेगा, दूसरे को हम चेंज करेंगे तो ग्लूकोज नाम होगा, तीसरे को चेंज करेंगे तो ग्लूकोज नाम होगा, फिर इस तरीके से अपोजिट करेंगे तो ये सब नाम होगा। जो आपको मैंने एक प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड किया था, आप उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात। दूसरी पॉइंट जरा ध्यान सुनना है, अगर इन सभी मॉलिक्यूलों का नाम अगर आर 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 और आर है, कैसे पता चला सर आर आर है? अपनी मर्जी से मैंने माना है। आप इन सब की मर्जी से एस भी मान सकते हैं। कैसे पता चला आर एस होगा? क्योंकि सिंस मॉलिक्यूल कायरल है तो कायरल मॉलिक्यूल का या तो आर 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 होगा, नहीं तो एस 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 होगा, यही हो सकता है। आर एस ही हो सकता है और कुछ नहीं। तो मान लेते हैं एक केस हुआ कि सबका आर आ जाए, तो चारों बच्चे ग्रुपों का नाम आपने आर निकाल लिया, तो यहाँ पे अभी भी कांस्टेंट है, सेम आ रहा है, केवल ये बदल गया, देख लें आप एस, और बाकी ये दोनों कैसे हो गए? आर हो गया। आपको याद होगा आइसोमरिज्म की क्लास में या हेलोएल्केन की क्लास में, पिछले क्लास में भी मैंने पढ़ाया कि अगर आर का आर और एस का एस आएगा तो बोलते हैं आइडेंटिकल, लेकिन अगर आर का आर, जरा प्लीज देखो यहाँ पे एस का और आर आ जाए तो इसको बोलते हैं हम डायस्ट्रोमर। क्या बोलते हैं इसको? डायस्ट्रोमर। तो अगर किसी एक साइड में, जरा ध्यान सुन लो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आसान शब्दों में बोलता हूँ, किसी एक साइड में सारे कॉन्फ़िगरेशन आर 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 हो या एस 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 हो, इस तरीके से कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ हो और दूसरे साइड में भी सब कांस्टेंट हो, किसी एक साइड की पोजीशन बदल जाए, किसी एक साइड की पोजीशन यहाँ बदल रहा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं डायस्ट्रोमर। क्या बोलते हैं ऐसे वाले को? डायस्ट्रोमर। पहली बात। दूसरी पॉइंट जरा ध्यान सुना है, फीसर फॉर्मेट में कार्बोहाइड्रेट, जरा ध्यान सुनना है यहाँ पे लाइन, फीसर फॉर्मेट में कार्बोहाइड्रेट, ये सब फीसर फॉर्मेट है, इसको बोलते हैं फीसर फॉर्मेट। फीसर फॉर्मेट में अगर कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ हो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इस तरीके से कुछ भी, फीसर फॉर्मेट में अगर कार्बोहाइड्रेट लिखा हो, अगर वो डायस्ट्रोमर है तो ऐसे वाले को ध्यान रखना है। अब ऐसे वाले को हम लोग नया वर्ड एक इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम लिखा होगा ईपीमर। क्या लिखा होगा? ईपीमर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ, डिफाइन ईपीमर। ईपीमर क्या है? फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो कार्बोहाइड्रेट के लिए डिफाइन हो, और फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जब कार्बोहाइड्रेट में डिफाइन होगा और ऐसे केसेस में जो डायस्ट्रोमर पार्ट आएगा उसका नाम होगा ईपीमर। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो पा रहा होगा। अगर यहां तक आपको समझ में सारी बात आ गया हो, नोट्स अगर आपके पास पड़ा हुआ हो, अगर आपने उसको देख लिया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। यहां तक जरा आपको समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। जल्दी करेंगे प्लीज। अगर यहां तक आपको पूरी बात समझ में अगर आ गया हो और कोई डाउट ना हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। क्लासरूम लेक्चर नोट्स देख लीजिए बायोमोलिक्यूल्स का, कोई भी डाउट है तो जरा आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक में डाउट है, मतलब यहां तक जहां तक मैंने पढ़ाया है, क्योंकि मैं सब रिकॉल करवा रहा हूं तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। ईपीमर एक बार जरा से मुझे रिपीट करना चाहिए, दोबारा एक बार मैं बोलता हूं। देखिए ईपीमर क्या है, यहां थोड़ा आसान शब्दों में लिखता हूं कि अगर किसी मॉलिक्यूल का आर एस एस आर आ जाए तो ऐसे वाले को बोलते हैं इनएंसोमर। कहीं मॉलिक्यूल एस है, जरा सभी उससे ध्यान से देखें, आर आ जाए और आर का एस आ जाए तो बोलते हैं इनएंसोमर। आर आर एस एस आ जाए तो इनको बोलते हैं इनएंसोमर। आइसोमरिज्म से डायरेक्ट कीवर्ड मैंने उठाया है। फिर हमने बोला है कि किसी मॉलिक्यूल का कोई एक पार्ट कांस्टेंट हो जाए, जैसे ये कांस्टेंट है लेकिन एस का बदल गया तो एस वाले को हम बोलते हैं डायस्ट्रोमर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर लिखा हुआ था तो आर तो एस बदल गया लेकिन एस एज इट इज पड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे डायस्ट्रोमर। चारों कांस्टेंट अगर आ जाए आइडेंटिकल, चारों कांस्टेंट आ जाए इस तरीके से आइडेंटिकल, आर का आर हो या एस का एस हो तो क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपने निकाला कायरल है तो आर 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 हो सकता है या हो सकता है एस 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 आई। तो अगर आपने आर का काउंटर पार्ट आर ही देखा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, फिर इसका पोजीशन एक बदल गया है, फिर ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का नाम है डायस्ट्रोमर, क्योंकि एक बदल गया है। कोई एक बदल जाएगा बाकी सब कांस्टेंट होगा तो बोलेंगे डायस्ट्रोमर है। या कोई दो भी बदल जाए, जरा ध्यान से सुन लें, कोई दो भी बदल जाए और बाकी कांस्टेंट रह जाए तो डायस्ट्रोमर है। या जरा ध्यान सुनना है,
सारे के सारे बदल जाए, लेकिन अगर कोई एक कांस्टेंट रह गया, सब बदल जाए और सब में से बदलने के बाद कोई एक कांस्टेंट रह गया, जैसे मान लेते हैं नीचे कभी एसएस आ गए लेकिन ये वाला कांस्टेंट रह गया, तो ये डायस्ट्रोमर होगा। अब फीसर फॉर्म का, फीसर किसे बोलते हैं? फीसर इस फॉर्मेट को बोलते हैं। फीसर फॉर्म में किसी बच्चे ने कार्बोहाइड्रेट निकाला, अगर वो कार्बोहाइड्रेट डायस्ट्रो फॉर्मेट में आ गया, डायस्ट्रो फॉर्मेट का मतलब ये फॉर्मेट में अगर आ गया, तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं ईपीमर। बोर्ड का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ईपीमर। तो मैं ऊपर जो ये ग्लूकोज हमने यहाँ पे भी लिखा था थोड़ी देर पहले मैंने, उसको हम बोल सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा हटा दिया, इसको हम बोल सकते थे C3 ईपीमर था वो। कौन सा ईपीमर था वो? C3 ईपीमर था। ईपीमर का बस मतलब है कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेट में डायस्ट्रोमर इन फिशर प्रोजेक्शन, उसका नाम होगा ईपीमर। उम्मीद करता हूँ समझा पा रहा हूँ। इसके बाद ग्लूकोज में थोड़ा सा और हम देखते हैं इसके जरा रिएक्शंस वगैरह, हम जरा सा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स और इसके रिएक्शंस देखते हैं। ग्लूकोज को जरा प्लीज यहाँ लिखना है, इस तरीके से लिखना है, मैंने आपको बताया है, जैसे बुक्स में इस तरीके से लिखा होगा OH H। एक बार जरा मैं लिख के दिखाता हूँ, सभी बच्चे देखें आप, इस तरीके से लिखा हुआ है। एक बार जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ OH H, फिर हमने बोला इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे OH, सॉरी ये थोड़ा चेंज हो गया है, ये चेंज है, ये H OH, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ OH और H लिखा हुआ है 5 कार्बन, और यहाँ पे लिखा हुआ है CH2OH। अब थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। कई बार बुक्स में इसको ऐसा भी लिखा होगा CHO, जरा प्लीज यहाँ देखना है CHOH का पावर 4, क्योंकि ये पूरे सेट हमें दिखाई दे रहा है कि सेम चल रहा है, ये पूरा सेट कैसा है? सेम दिखाई दे रहा है, और इस तरीके से लिखा होगा, तो इसको भी मान के हम चलेंगे, क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज लिखा हुआ है। इसी बात को थोड़ा मैं नीचे और लिखूंगा, सेम फॉर्मेट को जरा नीचे से लेके आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखिए जरा सा, यहाँ लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड CHOH का पावर 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है CH2OH। अब मान लेते हैं जरा किसी बच्चे ने इस पर रिएक्शन कराया, मान लेते हैं कि हाइड्रोक्सिलमाइन का कराया, तो इस ग्रुप का नाम है हाइड्रोक्सिलमाइन। हाइड्रोक्सिलमाइन हम किसे बोलते हैं? तो पिछले क्लास में हमने देखा है NH2OH को बोलते हैं, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मैं NH2OH को इस तरीके से लिख लेता हूँ, कोई आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए, और हमें पता है कि ये रिएक्शन यही करेगा। कैसे पता चला सर आपको ये रिएक्शन होगा? तो हमने पिछले क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के आसपास हमने टॉपिक किया था कि इस तरीके से कोई ग्रुप लिखा हुआ हो, या यहाँ पे कोई जेड लिखा हुआ रहता था, तो ये वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता था और ये बनाता था C डबल बॉन्ड N, ऊपर में लोन पेयर और नीचे में जेड। इसी तरीके से ये वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, जरा आप देखो यहाँ पे, ये बनेगा OH और एक लोन पेयर, लेकिन नीचे वाले पार्ट में एज इट इज ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो मैं जरा आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज से जेई मेंस में और बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आता है, इसको जरा तैयार करना बहुत जरूरी है। जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज में, जरा देख लो HI लिखा हुआ है, ये सब आपको अपने क्लासरूम नोट्स में मेंशन करना पड़ेगा आप जब बनाएं तो। NH2OH, HI, ब्रोमीन वाटर जिसका नाम है Br2 वाटर, आपसे पूछेगा जनरली, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा इसमें स्ट्रक्चर करेक्ट है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे HCl लिखा हुआ है, अगर आपको कोई में डाउट है तो मेरे से पूछेंगे, तो रिएक्शन में पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। ये जितने भी रिएक्शंस हैं, मैक्सिमम रिएक्शंस बेसिकली CDHO से करेंगे, एल्डिहाइड से करेंगे, बेसिकली एल्डिहाइड से करने वाले हैं, और बाकी इस तरीके से नाम होगा। फिर ऑक्सीडेशन में हमने भी देख रखा है। इसके बाद जरा देखो, थोड़ा सा एक टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जरा NCERT से कहीं ढूंढ ढांड के इसको याद रखेंगे जरा प्लीज सभी बच्चे, यहाँ पे जरा देखो क्या है एक टॉपिक DL, मैंने बताया कि DL नाम कैसे लिखेंगे, ये जरा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा आपको तैयार करना है बायोमोलिक्यूल्स में अब तक। दूसरा हमने बताया आपको कि एक ग्लिसरॉल्डिहाइड नाम होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है प्लस नेम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट ये है, जरा देखो आप, पॉलीसेकेराइड प्लस ओलिगोसेकेराइड्स के एग्जांपल्स, काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जरा देखो, अभी हमने क्या पढ़ लिया, ईपीमर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर जरा सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ, 5 नंबर थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एविडेंस जरा लिखा होगा NCERT में, मैंने एक बार पढ़ाया होगा, एविडेंस फॉर, दो पार्ट यहाँ कर लेते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ग्रुप साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसका क्या एविडेंस है, ओपन चेन है तो क्या स्ट्रक्चर है, ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन चेन है तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें,
साइक्लिक है तो क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब थोड़ा आपको नोट्स में जरा सा अच्छे से देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जरा मैं क्वेश्चन जरा बोल रहा हूँ, जरा उसको पहले सुन लो, फिर उसके बाद आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखा होगा, जरा एक बार मैं बोलता हूँ इसको, जरा देख के एक बार जरा रुक जाओ, शायद इसमें कहीं मिल जाए। क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं भी से ढूंढ के याद रखना है आपको। मैं जरा अभी लिख के आपको बताता हूँ, इसको कहीं से भी ढूंढना है, मतलब एकदम याद ही रखना है इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन जरा मैं इधर लिख रहा हूँ, जरा देखिए। एक मैं वैसे यहाँ लिख रहा हूँ, फिर बताता हूँ मैंने कहाँ पढ़ा है ये। CHO से ग्रुप जो है कीटो में कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हर साल क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, मैं एक बार रिपीट करता हूँ जरा सा। एल्डिहाइड सॉरी टॉटोमेरिज्म के क्लासरूम नोट्स में, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का एक बहुत फेमस टॉपिक है ये। टॉटोमेरिज्म के नोट्स में सबसे लास्ट टॉपिक हमने ये लिखा होगा, ऑल्दो करके क्वेश्चन लिखवाया होगा हमने, ऑल्दो करके मैंने क्वेश्चन लिखवाया होगा, बिल्कुल एक्यूरेट यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में है कि अल्फा डी, वहां पे लिखा होगा, वहां पे अल्फा डी ग्लूकोज, जिसको हम लोग अदर वर्ड में मैं समझाने के लिए आसान शब्दों में बोल रहा हूँ, कीटोन कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, या एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा कीटोन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, मतलब इसको जरूर आपको तैयार करना है बोर्ड के लिए, ये हर साल क्वेश्चन आता है, ऑल्दो करके लिखा हुआ आएगा, इसको जरा अच्छे से आप तैयार करें। नेक्स्ट जरा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा सा देखो, आप जरा सा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां थोड़ा देखना प्लीज। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CHO, यहाँ पे लिखा हुआ OH H, OH H, थोड़ा यहाँ देखना है OH H, ये 5, और यहाँ पे लिखा हुआ है CH2OH, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 और 6। थोड़ा देखना इधर क्या इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने, अगर किसी बच्चे ने मान लेते हैं कि उसका नाम फीसर रख लेते हैं, पहले आसान शब्दों में समझने के लिए, फीसर लिया, फीसर लेने के बाद, फीसर तो आपको मैंने बताया है कि हमारी फीसर इसको बोलते हैं, आप जानते हैं इस फॉर्मेट को फीसर बोलते हैं। ये सब फॉर्मेट कैसा है, फीसर है, ये भी फीसर लिखा हुआ है। और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है 3 4 5 6 वाले नंबर ऑफ कार्बन वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है 3 4 5 6, 5 6 में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है,